जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं उस हवाले से मैंने रिक्वेस्ट की जनाब शकील रामे साहब से। शकील रामे साहब जो हैं वो ऑथर हैं, एनालिस्ट हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने बुक भी लिखी है पाकिस्तान और चाइना के ऊपर। और आज मैं इनकी जो एक्सपर्टीज और इनसे जो सुनना चाह रहा था और मैं बताना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपनी जो $10 बिलियन की जो एक डील थी उसको ग्वादर से कराची में शिफ्ट कर दिया है। और अगर आपको याद हो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए थे 2019 में, 2019 में, और तब ये बात हुई थी कि जो सऊदी अरब है इन्वेस्टमेंट्स करेगा। तो इसको समझने के लिए कि ये ग्वादर से कराची में क्यों इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट की गई है, सऊदीज को क्या प्रॉब्लम है, शकील साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। मैं प्लीज। अच्छा अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन पावर एंड पेट्रोलियम ताबिश गौर साहब, उन्होंने भी रिसेंटली कहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं और ये क्यों सऊदीज ने इन्वेस्टमेंट जो है वो शिफ्ट की है फ्रॉम ग्वादर टू कराची? देखें, मैं तो इसको एक नॉर्मल एक्टिविटी समझता हूँ। वो अभी देखें चाइना सॉरी पाकिस्तान जो है, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हमारी फौरन शुरू हो सके, हमें वहाँ से शुरू करनी चाहिए। इसको हमें ये क्या कहते हैं, अनकॉल्ड जो ये किस्म की कंट्रोवर्सीज हैं जो कि फॉरेन मीडिया और जो करने की कोशिश करते हैं, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सऊदी के सिर्फ उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी है, और हमारा जो रिलेशनशिप है और भी बहुत सारी डायमेंशन में चल रहा है। और मुझे कभी उम्मीद है कि फ्यूचर में वो ग्वादर में भी करेंगे, मगर वो हमारी अर्जेंट नीड को देख, मेरा ख्याल जाती ख्याल ये कहता है कि हमारी अर्जेंट नीड्स को देखते हुए कि हमें फौरन ये काम शुरू करने वाला है, तो शायद मेरा ख्याल कहता है कि सऊदी अरेबिया ने वो अपनी इन्वेस्टमेंट का जहाँ से फौरन शुरू हो सकता है वहां से करें। जैसे कि आपने जो बात कर रहे थे कि उन्हें देखें, जो कि हमारी अभी सप्लाई लाइन है, जो कि सप्लाई पाइपलाइन है, वो भी कराची से रिजिनेट होती है। अगर हम इसको ग्वादर से उधर करते हैं तो अभी भी हमें एक मजीद और भी देर लगनी थी, क्योंकि यहाँ से हम कराची लेके जाते जो सप्लाई लाइन थी, जो कि हमने ऑयल को प्रोड्यूस करना था। या दूसरा अल्टरनेटिव ये था कि हम इस कंटेनरों से मुल्क में सप्लाई करते, वो एक इतना कॉस्टली हो जाता है कि वो मुमकिन नहीं है। तो इसमें हमें कोई, मुझे ऐसी कुछ नजर नहीं आती है कि जिसकी बेसिस पे बैठ के हमें क्या कहते हैं कि वो बहुत बड़ा एक ह्यू एंड क्राई क्रिएट करने की जरूरत है। तो इट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो बात चल रही है कि क्या, जिस तरह आपने कहा कि जहां से वो जल्दी कर सकते हैं, तो क्या ग्वादर में अभी इतना अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिसकी वजह से कराची जाना पड़ रहा है? नहीं, हर चीज का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जो मैंने आपसे अभी मेजर बात शेयर की थी वो ये थी कि जो सप्लाई पाइपलाइन है, कि वो ग्वादर से हमारे ईस्टर्न पार्ट्स को नहीं निकलती, यानी कि दूसरे मुल्क हिस्सों को नहीं आती। उसके लिए जाने के लिए जो हमारे आती है वो कराची से आती है अभी, क्योंकि हमारी जो फ्यूचर यानी कि पास्ट में सारी इन्वेस्टमेंट रही इस तरह की, वो सारी सारी कराची से ओरिजिनेट होती थी, क्योंकि हमारे एक वही पोर्ट थी। अब क्या कहते हैं कि अब उसी को, मेरा ख्याल, ये मेरा जाती ख्याल है, मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे या किसी के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा, इसको भी हमें देखना पड़ेगा मजीद फ्यूचर में कि जब चीजें अनर्थ होंगी या एक्सप्लोर हम करेंगे चीज को, इस पर मजीद तहकीक करेंगे, तो पता चलेगा कि वहाँ क्या रीजन है कि वो उन्होंने वहां किया। जी मैं आपको क्या कहते हैं कि जो कि ले मैन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कि ये हो सकता है, क्योंकि अभी हम जब एनालिसिस की बात करते हैं इर्द गिर्द की, वो हमें यही बताता है कि ग्वादर से हमारी कोई ऐसी पाइपलाइन नहीं है कि जो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान को कनेक्ट करती हो। अगर वहां से रवानगी से हमने कनेक्ट करना था कराची, वो कि 600 किलोमीटर की जो बनती है, या इस तरह कुछ किलोमीटर की बनती है, तो उसमें भी देर लगनी थी उसको बचाते हुए भी, यानी कि उसको जो ले डाउन करते हुए भी। या तो दूसरा अल्टरनेटिव ये था कि हम इसको लेके जाते उस पे टैंकरों पे, वो वायबल नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरेबिया का क्या कहते हैं, पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट है, सऊदी अरेबिया की चाइना में भी इन्वेस्टमेंट है। अब मैं एक फंडामेंटल चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखिए, अगर लोग कह सकते हैं जो भी, जिस तरह आपने भी बात कर रहे थे, आपने मुख्तलिफ जो रेफरेंसेस भी शेयर किया, क्या जी कि ग्वादर के लिए बहुत बड़ा दचका है, सी पैक के लिए बहुत बड़ा दचका है। आज देखें, जो इस वक्त सऊदीया का जो ऑयल का सबसे बड़ा बायर है वो चाइना है। सबसे बड़ा बायर जो है ना सऊदी के ऑयल का, वो चाइना है। फिर चाइना को बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदीया में, सऊदीया की रिफाइनरी में जाके उनके मुल्क में, और सऊदी अरेबिया चाहता है कि उस कॉपरेशन को मजीद बढ़ाए। चलिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ नाराजगी होगी, तो क्या सऊदी अरेबिया इस नाराजगी में चाइना को भी नाराज करना चाहेगा, जो इस वक्त उनका सबसे बड़ा ऑयल का बायर है। आपको पता है कि जो कि यानी कि यूएसए है, उसने अभी अपने डोमेस्टिक सोर्सेज पे जरा चला गया है, बल्कि अब तो यूएसए नेट एक्सपोर्टर बन गया ऑयल का ना, जो बन गया। तो चाहे जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी इस वक्त जो खड़ी हुई है वो ऑयल पे खड़ी हुई है। अगर वो अपने सबसे बड़े बायर को नाराज कर लेगा, तो ये मुझे लॉजिकल चीज नहीं लगती है। तो
अगर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपने बात सही कहा कि ये लॉजिकल उनके बायलैटरल, लेकिन ये बात भी तो है कि इस वक्त जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, ये कहने में आता है कि जिस तरह कोई कर्टसी कॉल भी नहीं बाइडेन की उनको आई और मामलात इतने अच्छे नहीं है जमाल खशोगी के वाक़े की वजह से, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या इसमें कुछ ऐसा भी है कि मैंने ऐसे पढ़ा और सुना भी कुछ लोगों से कि जैसे जो सऊदी अरब है वो अमेरिकन को खुश करने के लिए, क्योंकि चाइनीज की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान और ग्वादर में, तो अमेरिकन को खुश करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसको शिफ्ट कर लिया कि जी हम वहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जहां बेसिकली चाइनीज का बड़ा होल्ड है। सो आप समझते हैं कि इससे क्या अमेरिका खुश होगा, या आप इसको बिल्कुल नॉर्मल कह रहे हैं कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सऊदी से इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर रहे हैं, और उसमें जो सुनने में आता है वो अमेरिका को खुश करने के लिए है। हाउ डू यू सी दिस पर्सपेक्टिव एज वेल? देखें, अगर तो यूएस को खुश करने की बात होती तो ये जो मूव्स थे तब लिए जाते जब बाइडेन साहब पावर में आए थे। उस वक्त अब खशोगी या दूसरे किसी की बात नहीं हुई थी। अब जो अमेरिकन ने करना था वो कर चुके। जो उन्होंने खशोगी के मामले में स्टैंड लेना था या जो उन्होंने बातें करनी थी, दुनिया के सामने रखनी थी, वो कर चुके। अब वो चीजें रिवर्स नहीं हो सकती। अब जब चीजें रिवर्स नहीं हो सकती तो सऊदी अरेबिया को क्या पड़ी है कि उनको खुश करें। बाकी उनके मामलात हैं, वो करने की कोशिश कर भी सकते हैं। मुझे इसका चीज मैंने पहले जैसे आपको बताया, मैं तो जो कि यानी कि एक तो बात है ना हेर से देर से, मैं जो दूसरी बात कर रहा हूँ कि अभी जो इकोनॉमी देखिए सबसे वो क्यों खुश करने की कोशिश करेंगे? अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, अपने दफा को सस्टेन करने के लिए। अब ये दो ऐसे फील्ड हैं कि जिसमें अब उनके यानी कि जरूरियात से ज्यादा चाइना से वो पूरी हो रही हैं। ऑयल उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, वो उधर से हो रही है, और बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना के सऊदी अरब में एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा चाइना ने यानी कि सिर्फ ये सऊदी अरेबिया के साथ नहीं, अरब लीग के साथ उसके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। इसमें आप देखेंगे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की हुई है कि हम इसको एनहेंस करेंगे। एक चीज, दूसरा उन्होंने फिर इंडिविजुअल सऊदी अरेबिया के साथ जब प्रिंस सलमान गए हुए थे चाइना में गए हुए थे तब भी उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, तब बाद में अभी वजीर खारजा उनके गए हुए थे। अब देखें जो दूसरी जब फंडामेंटल चीज है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिफर आपके ओपिनियन से डिफर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो कि सऊदी अरेबिया था उसने ओपनली शिंजियांग के मामले पे चाइना की सपोर्ट की थी, ओपनली की थी, यानी कि लगी लिपटी के बगैर। हालांकि जो मुझे योगर मुसलमानों का इशू है चाइना में, उसको अमेरिका बहुत उठाता है, बल्कि अमेरिका और जो कि यूके है वो इसी केस पे सारी अपनी यानी कि इसी को बना के सारी दुनिया में डंडोरा पीटते हैं। और सऊदी अरेबिया ने कैटेगोरिकली डिनाई किया था इनके वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को, और वो उन्होंने कहा था हम चाइना के जो उनका स्टांस है हम उसको सपोर्ट करते हैं। अगर उनको खुश करने वाली बात होती तो उस लम्हे पे यानी कि सऊदी अरब डेफिनेटली खुश कर सकता था। तो ये बात मुझे थोड़ी सी यानी कि मुझे नहीं यानी कि मेरी समझ में नहीं आ रही है। हो भी सकता है ऐसे हो, मगर मुझे ये चीज जो मैं मुख्तलिफ किस्म के वाकयात देखता हूँ, जब डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये चीज जो क्या कि सही नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शकील साहब, ये बताइएगा कि जो अभी G7 में बैठ के जो अब G7 और अमेरिकन जो हैं वो $40 ट्रिलियन का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लेके आ रहे हैं, कॉलिंग इट एज ए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसको ऑब्वियसली हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें तो हर वो मुल्क पसंद होना चाहिए जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता हो। चाइनीज ने कुछ 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आए, 100 बिस्मिल्लाह आ गए। अभी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने किताब भी लिखी है, आप क्या समझते हैं कि चाइना के अलावा अमेरिका जो है या G7 जो है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे, ऑब्वियसली वो बहुत जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके तो चाइना का असर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाउ डू यू सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड, क्या पाकिस्तान को इससे कोई फायदा हो सकता है? देखिए, जो पहली बात आपने की कि वो चाइना के असर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, मैंने आज इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है। तो अब देखें जो कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब जो G20 का एक इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक स्टडी की थी 2020 में कि दुनिया जानी के 2040 तक 56 कंट्रीज जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें G7 है, G20 और इस तरह की लीडिंग कंट्रीज की उन्होंने बात की थी। उन सारी दुनिया की लिए नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ 56 कंट्रीज की बात की थी। उन्होंने कहा था कि इनको 2040 तक $94 ट्रिलियन की जरूरत है। कितने? $94 ट्रिलियन की। और अगर हम ट्रेंड देखें तो हो सकता है कि ये $79 ट्रिलियन तक इन्वेस्ट कर सकें। इसका मतलब है कि $15 ट्रिलियन का उसमें क्या कहते हैं कि अभी भी डेफिसिट होगा। नंबर एक। नंबर दो, जब इनको खुद
94 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है, जो 40 दिन का उधर ही खर्च हो जाएगा। एंड किसी को क्या ऑफर करना है, यानी कि आप बात करना अभी अगर यूएस की बात करें तो उसमें 2021 में अभी जो रिपोर्ट आई है उनके अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल में जो हम अभी बात करते हैं तो चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में वो 2.6 ट्रिलियन डॉलर का है। ये सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो कि लिमिटेड, वो बात कर रहे हैं बिजनेस एज यूजुअल मॉडल की, और जैसे जैसे इसमें इंक्लूजन करते जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते जाएंगे, या इसमें आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि तो ये फिगर जो है कि आपको इन्फ्लेट होते हुए नजर आएंगे। तो अभी जो मुझे नजर आ रहा है कि ये एक डेस्परेट एफर्ट है, जरूर डेस्परेट एफर्ट है कि जिसको पेश करना चाहते हैं जी हम चाइना के 9 बिलियन के ट्रिलियन के डॉलर के मुकाबले में ये लेके आ रहे हैं, हम क्या कहते हैं 40 ट्रिलियन डॉलर। बट चाइना का 9 ट्रिलियन डॉलर है, उन्होंने पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमारे मुल्क में भी इन्वेस्ट हो। मैं जो उनका जो अपनी इन्वेस्टमेंट है कि वो क्या कहते हैं कि वो अलग से वो कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए आप जब आप ये एक्सक्लूसिव है नेचर, जो कि G70 का इनिशिएटिव ये एक्सक्लूसिव है, ये चाइना को राइवल कंसिडर करता है। तो मुझे जो कॉमन सेंस, इकोनॉमिक कॉमन सेंस में मैं बात करूं तो कैसे हो सकता है कि दुनिया की साथ दूसरी बड़ी इकोनॉमी को आप आउट कर दें, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर को आप आउट कर दें, और आप ये समझें कि आप दुनिया का जो कि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मेंटेन कर लेंगे। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आती ये कैसे मुमकिन है। एक चीज, दो चीज, दूसरी, अब जो है कि चाइना ने अभी बात किया, उनके जो प्लान आया था कि 2030 तक वो 300 मिलियन लोगों को मिडिल क्लास में ग्रेजुएट करवाएंगे। 300 मतलब पाकिस्तान से अभी यानी कि 1.5 पाकिस्तान के मुताबिक लोगों को वो पाकिस्तान क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी अभी 200 प्लस है, तो 300 मिलियन को वो बात कर रहे हैं कि 2030 तक हम मिडिल क्लास में ग्रेजुएट कराएंगे। और फिर जो कि मिडिल क्लास है उसको उसमें से आगे ग्रेजुएट करवाएंगे वो इसी अरसे में अपर क्लास में। फिर उन्होंने बात किया कि 2049 तक 2049 तक वो मजीद 3 मिलियन लोगों को ग्रेजुएट करवाएंगे मिडिल क्लास में, और फिर लोगों को दूसरों को मिडिल क्लास को ग्रेजुएट करवाएंगे अपर क्लास में। अब इमेजिन करें 1 बिलियन का जब फिगर है, जो मार्केट है आप इन लोगों की जिनकी क्लास चेंज हो रही है, जब क्लास चेंज होती है आपको पता स्पेंडिंग बढ़ती है, और ये एक्सपेंशनली बढ़ती है, क्योंकि बंद देखें ना, जो कि अब लोअर क्लास से मिडिल क्लास में जाएगा वो गाड़ी भी खरीदेगा, वो एसी भी घर में लगवाएगा, वो अच्छा घर खरीदने की भी कोशिश करेगा, और जो अपना दूसरा लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। अब इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट को आप आउट कर रहे हैं, जारी बात है अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं तो बेचना है ना आपने, अगर आप नहीं बेच पाते तो घर में इस्तेमाल करने के लिए सारा कुछ प्रोड्यूस नहीं ना आप कर रहे हैं, तो आप इसको एक्सक्लूड करके कैसे करेंगे। नंबर 2, जो आपने बात की है पाकिस्तान की, देखें मेरा तो ये शुरू दिन से स्टांस है, इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी है जहां से भी आए, चाहे वो अमेरिका करे, चाहे वो चाइना करे, चाहे वो यूरोप करे, कोई मुल्क भी करे, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है और पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए भी है, मगर वो इन्वेस्टमेंट कंडीशनैलिटी के साथ नहीं होनी चाहिए कि आप उसके साथ काम ना करें, आप इसके साथ काम ना करें। अच्छा जी, आप चाइना के साथ नहीं इन्वेस्टमेंट, चाइना से इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, आप रशिया से नहीं लेंगे, आप जनाब फलां मुल्क से बात नहीं करेंगे, आप फलां से बात नहीं करेंगे, ये तो बच्चों वाली बात है, जिस हम छोटे क्लास में पढ़ते होते थे, मेरे दोस्त हो तो दूसरे से बात नहीं करनी है। तो इस तरह की चीजें यानी कि ग्लोबल लेवल पे नहीं होती हैं। अगर वो पाकिस्तान के साथ भी काम करना चाहते हैं, G70 जो कि 40 ट्रिलियन डॉलर के आज इस पैकेज में से, पाकिस्तान मस्ट से वेलकम, पाकिस्तान को खुशामदीद करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप ये अगर वो ये चाहें कि अगर वो इस तरह की बात करके चाइना को कहें कि आप चाइना की इन्वेस्टमेंट खत्म कर दे, तो वो तो बात फिर लॉजिकल नहीं है, ना ही हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो बात हो रही है, अगर आपने इसको यानी कि कल आपने इस पर प्रोग्राम भी किया था, इसको अगर हम तरीके से पढ़ें तो वो उनका सारा जोर वही है जो बिल्ड में था, जो कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू डेवलपमेंट में जो उन्होंने बात की हुई थी, हम प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करेंगे। वो पहले भी मोबिलाइज नहीं कर पाए कि अब ऐसे अब क्या डिफरेंट करेंगे कि वो अब प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज कर लेंगे। नंबर 2, वो चाह रहे हैं जनाब के जो कि ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस जिनको हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनका असर काफी हद तक BRI ने और चाइना ने तोड़ा है, अब फिर उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं कि हम उसको लेके आएंगे। तीसरी वो बात कहते हैं हम वैल्यू और ट्रांसपेरेंट लेके आएंगे। मुझे ये चीज कभी हजम नहीं हुई है कि इनको वैल्यू किसको कहते हैं। ये आप अगर हम वेस्ट की हिस्ट्री देखें तो इन्होंने तरक्की किया है, ये तो दूसरे ममालिक को एक्सप्लॉइट करके की है, किसी को कॉलोनी बना दिया, कहीं जाके जेनोसाइड कर दी, उनके रिसोर्सेज लेके भाग गए। अभी भी देख लें आप दुनिया में इन्होंने यानी कि IFS के क्या कर रहे हैं, क्या आप ये इसको वैल्यू कहते हैं, वैल्यूज ड्रिवन सिस्टम कहते हैं, दुनिया पे जाकर कब्जा करो, जेनोसाइड करो, लोगों को मारो, उनके रिसोर्सेज को प्लंडर करो, फिर आप डेवलप कर दो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांट टू जस्ट शेयर विद यू। बिल्कुल ठीक है। तो आखिर में बस एक छोटा सा पॉइंट आपसे ये पूछूंगा कि ये आप समझते हैं कि जिस तरह हमने चाइना की इन्वेस्टमेंट CPEC के जरिए अंडर BRI यहाँ पे आई,
तो हमने अमेरिकन को कहा कि भाई हमें ये जरूरत है। तो कल को अगर अमेरिका या G7 या कलेक्टिवली ये ममालिक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हम चाइना को कह सकेंगे कि नहीं भाई ये जो है वो इसको इन्वेस्टमेंट को आने दें और हमारे लिए कोई मसला पैदा ना करें। देखिए, चाइना तो अभी कह रहा है कि जितने ज़रा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें बेहतर है। चाइना तो ऑलरेडी यानी कि अभी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, उसमें तो चाइना पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी लेके आनी तो आएँ। देखें ना कि मैंने भी अभी कुछ यानी कि वेबिनार्स अरेंज किए हैं और कुछ हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी काम कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। वो तो बड़ा हार्डली हुआ यानी कि पाकिस्तान चाइना हैंड इन हैंड काम कर रहे हैं, इसको थर्ड पार्टी भी ज्वाइन करे CPEC को। पाकिस्तान और चाइना का कोई इशू नहीं है कि वो देखें जैसे जितने में देखें अभी चाइना और अमेरिका का जितना बड़ा इशू चल रहा है, मगर फिर भी आपने कभी चाइना को सुना वो कहते हैं कि जनाब इसको एक्सक्लूड कर दो फिर हम आपके साथ काम करेंगे। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आप स्टेटमेंट को देखें, वो तो कहते हैं कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि अगर हमारा जो कि बेहतरी हुई तो सब बेनिफिट करेंगे, अगर नुकसान हुआ तो सब नुकसान करेंगे। और चाइनीज की एक और बड़ी अहम बात है कि बिजनेस में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनकी कहावत है कि आप गरीब कस्टमर के साथ कारोबार नहीं कर सकते, आपको उसको डेवलप करवाना पड़ेगा अगर कारोबार करना चाहते हैं। ये बड़ी यानी कि दनाई की बात है। आपने चीज प्रोड्यूस करनी है, आपको किसी को बेचनी है, उसको पैसे होंगे तो उसको बेचेंगे, अगर पैसे नहीं है तो आप बेचेंगे कैसे? तो वे तो आपको देनी पड़ेगी, मुफ्त देनी पड़ेगी। तो इसलिए उनको भी डेवलप करवा के साथ चलो ताकि मार्केट का पहिया चलता रहे। जिस तरह अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मार्शल प्लान दिया था यूरोप को ताकि ये इस काबिल तो हो हमारी इंडस्ट्री का फायदा उठा सकें, तो आज चाइना जो है उसी तरह वो कह रहा है भाई ये मार्केट क्रिएट तो करेंगे, तो ये जो हम नया सिल्क रूट बना रहे हैं CPEC और जो BRI के जो आगे से प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो तब इनको देंगे ना, तो साथ ग्रो करें। चले इसमें एक चीज मैं आपको क्लियरफाई करना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं, आपने जरूर थ्योरीज पढ़ी होंगी। देखें जो कभी मेजर 3 थ्योरीज चलती हैं यानी ग्लोबल डिप्लोमेसी में, एक तो वेस्टर्न है जिसको भी यानी कि सिक्का राइजुल वक्त हम जिसको कहते हैं, उसमें इंटरेस्ट की फैक्टर है, वो जिसमें वो कहते हैं जी कि दुश्मन और दोस्त कभी मुश्किल नहीं होते, सिर्फ इंटरेस्ट मुश्किल होते हैं, जो कि बड़ी कॉमन सेइंग है वेस्टर्न डिप्लोमेसी में। चाइनीज डिप्लोमेसी में वो कहते हैं रिलेशन, इंटरेस्ट नहीं, रिलेशन इज द की। अगर आपने जो सस्टेनेबल यानी कि आप चाहते हैं कि पीस में रहना चाहते हैं, सस्टेनेबल पीस में रहना चाहते हैं, आपको रिलेशन बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट में ये होता है आप विन विन कॉपरेशन नहीं कर सकते, आप हमेशा चाहते हैं सारा कुछ मुझे मिल जाए। तो ये जो चीज है कि इसको मद्देनजर रखते हुए हमें BRI को इसी कंटेक्स्ट में देखना होगा कि जो कि एक यानी कि एंटोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन चाइना की है, एक वेस्टर्न की। जो चाइनीज एंटोलॉजी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है वो फोकस करते हैं रिलेशन पे कि रिलेशनशिप बिल्ड होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच शकील रामे साहब फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। और क्योंकि आपकी बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है चाइना के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने सोचा आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता हमें हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से गाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ओपिनियन। थैंक यू जी, इट्स माय प्लेजर टॉक टू यू।